भैसज्य कल्पना दो शब्दों से बना है, भैसज्य और कल्पना। भैसज्य शब्द में भैंस जो है ये भय को दर्शाता है। भैशम रोग भयम जयतिति भैसजम, अर्थात रोगों के भय को दूर करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे भैसज कहते हैं। और जहाँ पर इसके युक्ति पूर्वक उपयोग का वर्णन किया गया है उसे भैसज्य कहते हैं। इसीलिए इसे भैसज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह भीषक अर्थात वैद्य के जानने योग्य है, इसलिए भी इसे भैसज कहा जाता है। कल्पना, कल्पना का अर्थ होता है कल्पनम योजनम इत्यर्थम। किसी भी द्रव्य को प्रयोग करने के लिए जो योजना या संस्कार किया जाता है उसे कल्पना कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को अगर कोई किसी और रूप में नहीं ले रहा तो हम उसको परिवर्तित करके ले लेते हैं, तो उसे हम कल्पना कहते हैं। तो भैसज्य कल्पना का अगर हम अर्थ देखें तो भैसज्या नाम कल्पनम इति भैसज्य कल्पना, वह शास्त्र जिसके अंतर किसी भी औषध को कल्पना या निर्माण की विविध प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है उसे भैसज्य कल्पना कहते हैं। जैसे नॉर्मली लोग नीम का चूर्ण नहीं खा सकते या नीम का क्वाथ नहीं पी सकते तो हम उनको नीम का चूर्ण देते हैं। नीम का चूर्ण नहीं खा सकते तो हम उसको वटी बना करके दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से किसी एक औषधि को अलग अलग रूप में बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन हम भैसज्य कल्पना में करते हैं। तो भैसज्य कल्पना में हम मुख्य रूप से काष्ठ औषधि का अध्ययन करते हैं। भैसज्य कल्पना की अगर हम विशेषता देखें तो अलग अलग कल्पना करने से हमको क्या फ़ायदा होता है। तो पहला, भैसज्य कल्पना से औषध के गुणों में वृद्धि होती है। जैसे कि अगर हम उसी ड्रग का क्वाथ बना रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा गुणकारी उसका चूर्ण होता है, और अगर उससे देखें तो उससे अधिक गुणकारी उसकी वटी होती है। सेवन करने में आसानी होती है, जैसा पहले बताया। सवीर्यता अवधि बढ़ जाती है। जैसे किसी औषधि का अगर हम स्वरस निकाल रहे हैं तो वो खराब हो जाएगा आपका, तुरंत उसका आपको सेवन करना है वरना वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर उसी ड्रग का मैं चूर्ण बना दूँ तो वो 1 साल तक खराब नहीं होगा अगर मैं अच्छी तरह से रखूँ। उसी की अगर मैं वटी बना दूँ तो वो 2 साल तक खराब नहीं होगा। तो इस प्रकार से औषधि की सवीर्यता अवधि भी बढ़ जाती है। इसके अलावा औषध के गंध, रस और वर्ण की उत्पत्ति होती है। जैसा च्यवनप्राश आप लोग खाते होंगे तो च्यवनप्राश में अगर मधु, शुगर ये ना डला हो तो आपको उसमें रस नहीं आएगा। इसके अलावा अगर उसमें सुगंधित द्रव्य प्रक्षेप के रूप में ना डालें तो आपको गंध नहीं आएगा और वर्ण भी नहीं आएगा। तो इसीलिए भैसज्य कल्पना की अलग अलग कल्पनाएं बनाई जाती हैं जिससे कि कोई भी औषधि अट्रैक्टिव बन जाती है, लेने में आसानी होती है और वो अधिक आसानी से काम करती है। इसके अलावा जब हमने पढ़ा था तो हमने एक टॉपिक देखा था रस द्रव्यों का वर्गीकरण। रस शास्त्र में अनेक द्रव्य हैं, जैसे मैंने बताया पारद तो है ही रस शास्त्र में, इसके साथ साथ इसमें अन्य अनेक द्रव्य पाए जाते हैं। तो इन्हीं द्रव्यों का हमको अध्ययन करना है पारद के साथ साथ। तो आपको जो अनेक वर्ग पाए जाते हैं उनके श्लोक याद करने हैं जो आपको इस पीपीटी में दिखाए गए हैं। इन सभी को आप अलग से नोट करेंगे और उन्हें याद करेंगे। तो इन द्रव्यों को अलग अलग वर्गों में रखा क्यों गया है, तो इनके वर्गीकरण के 3 आधार हैं। पहला, पारद पर क्रियाशीलता के आधार पर। दूसरा, सार तत्व उपस्थित होने के आधार पर। तीसरा, रोगनाशक शक्ति के आधार पर। तो जो द्रव्य पारद की जो भी एक्टिविटी है, चाहे हम लोहवाद के पर्पज से करें या देहवाद के पर्पज से करें, जो उसके साथ ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है वो उच्च वर्ग में आता है और जो कम पार्टिसिपेट करता है वो निम्न वर्ग में आता है। दूसरा, सार तत्व के आधार पर। तो जो भी ड्रग होते हैं उनके अंदर कोई भी धातु या अधातु अगर सार के रूप में पाई जाती है तो उन्हें उच्च वर्ग में रखा जाता है और नहीं है तो निम्न वर्ग में। तीसरा, रोगनाशक शक्ति के आधार पर। तो जो औषधि बहुत सारे रोगों को दूर करती है, एक ही औषधि अलग अलग रोगों को दूर कर सकती है, तो उसे उच्च वर्ग में रखते हैं। और जो 1 या 2 रोगों में ही यूज़ होती है उसे हम निम्न वर्ग में रखते हैं। तो रस शास्त्र में अलग अलग वर्ग पाए जाते हैं, जैसे महारस वर्ग। तो महारस वर्ग में 8 ड्रग हैं।
अभ्र वैक्रांत माक्षिक विमल आदृश शस्यकम चपलो रसकश्चिति ज्ञातवष्टो संग्रहेद रसान। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आदृश, शस्यक, चपल और रसक जो इनका सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से आपको इनको याद करना है और इनके श्लोक भी याद करने हैं। नेक्स्ट उपरस गंधाश्म गैरी काशीश कांक्षी ताल शिलांजनम कंकुष्ठम चैति उपरसश्च अष्टो पारत कर्मणि। गंधक, गैरी, काशीश, कांक्षी, हरताल, मनाशिला, अंजन और कंकुष्ठ। साधारण रस कंपिलश्च अपरो गौरी पाषाणो नवसारकः कपर्दो वह्निजारश्च गिरि सिंदूर हिंगुलो मृदार श्रृंगम इति अष्टो साधारण रसः स्मृता। कंपिल्ल, गौरी पाषाण, नवसादर, कपर्द, वह्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगुल और मृदार श्रृंग। धातु वर्ग ताम्रतार आर नागश्च हेमवंगो च तीक्ष्णकम काश्यम कांतलोहम च धात्वा नव्ये स्मृता। ताम्र तार यानी चांदी, आर पीतल, नाग सोना, वंग तीक्ष्ण लोह कांस्य और कांतलोह। उपधातु में स्वर्णमाक्षिक, विमल, शस्यक, कांस्य, पीतल, गिरि सिंदूर, शिलाजीत। रत्न वर्ग 9 रत्न होते हैं, सबको पता है। माणिक्य, मुक्ताफल, विद्रुमाणी, ताक्ष्यम च पुष्पम, भीदुरश्च नीलम, गोमेदकश्च अथ विदूरकश्च क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाम्। उपरत्न वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावर्त, पैरोजक, स्फटिक। सुधा वर्ग में 12 ड्रग आते हैं। सुधा, खटिका, सफ़ेद सूरमा, गोदंती, मृगश्रृंग, शुक्ति, शंख, संबुक, समुद्रफेन, कूर्मपृष्ठ, अजस्थि और कुक्कुटांत्वक। सुधा वर्ग के जितने भी ड्रग होते हैं उन सभी में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा सिक्ता वर्ग, तो सिक्ता वर्ग में जो भी ड्रग होते हैं उनमें सिलिकेट पाया जाता है, जैसे बदराश्म, कौशयाश्म, दुग्धपाषाण, नागपाषाण। क्षार वर्ग में जो द्रव्य आते हैं यवक्षार, सज्जी क्षार, टंकण। लवण वर्ग 5 प्रकार के नमक होते हैं, सैंधव लवण, सौवर्चल लवण, रोमक लवण, विड लवण और सामुद्र लवण। विष वर्ग हालाहल कालकूट श्रृंगकश्च प्रदीपनः सौराष्ट्रिको ब्रह्मपुत्रो हारिद्र सप्तुकस्तथा वत्सनाभा इति गेया विषभेदा अमीनवः। तो ये 9 विष वर्ग के द्रव्य हैं। उपविष विषतिन्दुक बीजम च त्वहिफेनश्च रेचकम धतूर्बीजम विजया गुंजा भल्लातख्य अर्क क्षीरम स्नूहि क्षीरम लांगली करवीरकम समाख्यातो गणोऽयं तु बुधेर उपविशा भिदा। तो ये जो 11 ड्रग हैं ये उपविष में आते हैं। तो इस प्रकार रस शास्त्र के द्रव्यों का वर्गीकरण किया गया है। इन्हीं सारे द्रव्यों को हमको पढ़ना है कि वो रस शास्त्र का जो प्रयोजन है लोहवाद या देहवाद, मुख्य रूप से देहवाद, क्योंकि हमें मेडिसिन पर काम करना है, कैसे ये औषध निर्माण में पारद का सहयोग करते हैं और इनसे बनाई गई औषधियाँ क्या कार्य करती हैं, इसी का डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।